सारथी। ओबीसी आरक्षण के पेच में फंसे उत्तराखंड निकाय चुनाव, राजभवन में पेंडिंग है आरक्षण बिल की फाइल, इस हफ्ते मंजूरी मिलने की उम्मीद। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू, नई वेबसाइट भी लॉन्च, 1 लाख सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य। मस्जिद विवाद के बीच एसपी अमित श्रीवास्तव का तबादला, 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके, स्थानांतरण पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जताया खुशी। पुलिस ने रोकी गैंग वॉर, 2 गैंग के 6 सदस्य असलहा समेत गिरफ्तार, वर्चस्व को लेकर चल रहा था मनमुटाव। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें होंगी निरस्त, अलग अलग तिथियों में निरस्त होंगी ट्रेनें, फॉग सेफ डिवाइस लगाने की भी तैयारी शुरू। उत्तराखंड को जल्द मिलेंगी नई सड़क, पर्यटन के खुलेंगे द्वार, नाम होगा जनरल स्टाफ रोड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। लक्सर में कोहरे के चलते दिसंबर 2024 से 3 महीने के लिए ट्रेनों को रद्द करने के आदेश में रेलवे ने बदलाव किया है। इनमें से कुछ गाड़ियां रद्द करने के बजाय उनके फेरे कम कर दिए गए हैं। प्रयागराज कुंभ मेले के आयोजन को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। सर्दी में घने कोहरे के दौरान रेलवे को हर साल रात में चलने वाली लंबी दूरी की काफी गाड़ियां रद्द करनी पड़ती हैं और इस बार भी दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से फरवरी 2025 के अंत तक मुरादाबाद मंडल की करीब 40 ट्रेनें 3 महीने के लिए निरस्त की गई थी, पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने इस आदेश में बदलाव किया है। आप तुमसे बात नहीं करते। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर श्रीकोट चौकी इंचार्ज मुकेश गैरोला ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों को रैगिंग, साइबर अपराध और नशे में होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया है। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुई एक कार्यक्रम के दौरान मुकेश गैरोला ने कहा कि किस प्रकार सीनियर स्टूडेंट के द्वारा जूनियर स्टूडेंट से की जाने वाली रैगिंग उससे आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्होंने बदलते साइबर फ्रॉड की भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपूरवान ने कहा कि अगर भविष्य में यूकेडी अपने पुराने स्वरूप में आएगी तो उससे सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। डॉक्टर कपूरवान ने कहा कि भाजपा ने ही यूकेडी के वोट बैंक पर डाका डाला है और उससे ही यूकेडी को सबसे अधिक नुकसान भी हुआ है। दल सत्ता में आया या राजनीतिक पावर में आया पता हो सकता है और सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। कारण कि जब 1989 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1000 से नीचे थे और हमारे उम्मीदवार जो थे 10-10, 15-15 हज़ार वोट ले गए थे। मगर 1991 में हमारे ही वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला था और वो सभी सीटें जीत गए थे, लगभग 1 आध सीट को छोड़ गए थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो ओरिजिनल वोट है उस पर बीजेपी की डकैती है।
केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने उन्हें जीत पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि उपचुनाव में जीत के बाद विधायक आशा नौटियाल पहली बार देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मुलाकात भी की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने निकायों को प्रशासकों के हवाले करने के बाद अब पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में भी 6 महीने के लिए प्रशासक तैनात किए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उपजिलाधिकारी देखेंगे और अब प्रशासकों के हवाले पंचायतें भी होंगी, जिसको लेकर विपक्षियों ने सरकार से कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल गई है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत करते हुए छात्र संघ सहकारिता और अब पंचायत चुनाव को टालते हुए प्रदेश की पंचायतों में भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उपजिला अधिकारी देखेंगे। बता दें कि हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार पंचायतों में अभी तक ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से पंचायतों में प्रशासक तैनात किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को हिटलर शाही फैसला करार दिया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर के संगठन के तमाम जिलाध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, विधायकगणों से इस बारे में राय मांग ली गई है। शीघ्र हम अन्य एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो कभी भी और किसी टाइम भी किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जब केदारनाथ की सीट रिक्त हुई थी तो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और हमारे क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुत लगन के साथ काम करता है, जो बड़ी कर्मठता के साथ काम करता है, जो अनुशासित होकर काम करता है, बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपनी अहम भूमिका निभाता है, तभी हम उसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। प्रदेश सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। उनकी अपील सरकार के पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बना कर दे। लिखा होगा पहले नगर निकाय चुनाव लगातार इन्होंने पीछे डाले, उसके बाद कहीं ना कहीं माननीय हाईकोर्ट ने भी उसके बाद आदेश दिए कि चुनाव टाइम से करवाए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आपने देखा है कि किस प्रकार से निकाय चुनाव जो है वो अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसी प्रकार से जो पंचायती चुनाव थे उसको भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जनता के प्रति, इस राज्य के प्रति जो कार्य करने की उदासीनता है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है। आपको बता दें कि पंचायत से पहले प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अब तक करीब 1 साल बाद भी निकायों में प्रशासक तैनात है और निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं।
हालांकि सरकार जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों की 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग जायज थी। सरकार को उस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में पंचायतों में विकास कार्य ठप रहे। इस दौरान चुने गए प्रतिनिधियों को अपनी ग्राम सभाओं में विकास कार्य करने का मौका नहीं मिला। ऐसे यदि वह कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे तो वह गलत नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा कार्यकाल जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को दिया है। उसके बाद भी आप देखिए, निकायों के चुनाव साल भर से टाले जा रहे हैं। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठा हल्फनामा चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने दाखिल किया। सहकारिता के चुनाव साल भर से लगातार टाले जा रहे हैं। घोषणा होने के बाद जो है चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार चुनाव से कितनी डरी हुई है, क्योंकि विकास कहीं नहीं हो रहा है। वो न पंचायतों में हो रहा है, न निकायों में हो रहा है। सहकारिता में भी पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है और सरकार जनाक्रोश के भय से नहीं। देखिए भाई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पंचायत हो, निकाय हो, उनका चुनाव जरूरी है और 5 साल में चुनाव होते हैं और इसी तरह से पंचायत चुनाव भी चुनाव होंगे। तो सर समय पे क्यों नहीं कर पा रहे सर? ये तो लोकतंत्र का एक देखिए, नगर निकायों में तो थोड़ा आरक्षण का मामला था, क्योंकि आरक्षण की नई समीक्षा हुई है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव जो है जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल चुकी है, जिसके चलते सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार चुनाव कराने से पीछे हट रही है। आखिर क्यों सरकार जनप्रतिनिधियों से ज्यादा प्रशासकों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धर्म और आध्यात्म की धरा ऋषिकेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही ट्रांसपोर्ट नगर विकसित कर पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्दी ही जनभावना के अनुरूप निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भूमि की उपलब्धता के साथ ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश पहले से देश दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है। आध्यात्मिकता के साथ अब ये इलाका स्वच्छ वातावरण व योग में रुचि रखने वालों के आकर्षण का केंद्र भी बना है। यही कारण है कि कुछ दशकों से यहाँ यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे वाहनों की अनियमित आवाजाही से जहाँ यातायात प्रभावित होता है, वहीं हादसों में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि पर्यटक स्थानीय बाशिंदों की आय का जरिया बनते हैं, लेकिन सड़क हादसों से लोग काफी विचलित रहते हैं। देखा जाता है कि बाहर से पर्यटकों को लेकर आने वाले वाहनों के चालक इधर उधर गाड़ियां पार्क कर देते हैं। इसी तरह पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने वाले वाहन चालक भी गाड़ियां पार्क करने को लेकर परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार वाहनों की बेतरतीब पार्किंग हादसों की वजह बन जाती है। इसीलिए जन आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर व बाहर से आने वाले पर्यटकों के वाहनों के लिए सुरक्षित वाहन पार्किंग निर्माण की मांग की जाती रही है। ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे हैं इसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी है। ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे इसको और तेजी से काम करेंगे। निश्चित तौर से इस पहाड़ी पर्यटन स्थल में सुरक्षित पार्किंग का निर्माण का रास्ता साफ होना चाहिए। ऋषिकेश में न सिर्फ सनातनी देशी पर्यटक पहुंचते हैं, बल्कि देश की राजधानी से करीब होने के नाते सनातन को महसूस कराने के इरादे से बहुतायत विदेशी पर्यटक भी पहुंचते रहते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर पार्किंग सुविधा विकसित होने से पर्यटक उत्तराखंड की बेहतर छवि के साथ वापसी कर सकेंगे। के न्यूज के लिए ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट।
दून अस्पताल में आयुष्मान योजना में आ रही अड़चनें जल्द दूर होंगी। दरअसल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि SHA की टीम बुधवार को दून अस्पताल पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की। SHA की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई है। एजेंसी की टीम आई थी जो आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो अड़चनें आ रही है, क्या उन अड़चनों को दूर किया जाएगा और किन किन मुद्दों को लेकर के आपकी चर्चा हुई है? SHA की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिससे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना ही घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कूड़ा उठान का शुल्क नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला समूहों से उन भवन स्वामियों की सूची मांगी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठान के सामान्य शुल्क को देने में आनाकानी कर रहे हैं वहां पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो शुल्क देने के लिए नहीं मानते तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है। ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी हमारे द्वारा उसमें अपनी टीम्स को भेजकर समझाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये स्थिति जारी रहेगी तो ऐसे हाउस होल्ड्स पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर देहरादून से खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूर दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, LT शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। खबर है पौड़ी से। आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी के कुशल निर्देशन में एक के बाद एक कई साइबर ठग पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। गीता भवन के प्रबंधक गौतम कुमार द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गीता भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम है उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है
जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।